नमस्ते, मैं ए आनंद आप सबों के साथ जुड़ चुका हूं अपने YouTube चैनल आनंद एजुपथ पे। हम यहां पे शुरू कर रहे थे यानी कि हमारा जो ये जीएस बूस्टर का क्लास है, इस क्लास में हम लोग क्या लेके चले थे, आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीवीटी 1 का जितना भी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को हम लोग पर डेट यानी कि शिफ्ट वाइज यानी कि आप सेट वाइज हम डिस्कशन करना शुरू कर चुके हैं। तो हम लोग सेट 1, 2, 3 करते हुए हम लोग 4 सेट नंबर पे आज पहुंच चुके हैं। आज हम लोग 4 नंबर सेट पे 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। यह क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस का आप देखना, आराम से देखिए, फिर इसका आंसर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है क्यूजोज ई नोट्स और साथ ही पीडीएफ भी आपको, टेलीग्राम लिंक होगा नीचे में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये वीडियो हमारा डेली सुबह 8 बजे आपको आनंद एजुपथ के क्लास पे मिल जाता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जो है वो दबा लीजिएगा, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आप यदि चाहते हैं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखिए सुबह यानी कि कल जो हम लोग सेट लिए थे, सेट 3, वह 29 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, जबकि यह जो सेट है ये इवनिंग शिफ्ट में है। तो इस दोनों का यदि आप सेट को यदि आप एनालिसिस कीजिएगा, क्वेश्चंस को मैच करवाइएगा, तो बहुत 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसा है जो को हूबहू क्वेश्चंस मिल गया है। तो इससे एक बात और भी सामने आएगा कि यदि आप शिफ्ट वाइज एग्जाम दे रहे हैं, तो सुबह के शिफ्ट और शाम के शिफ्ट को यदि थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो क्वेश्चंस मिलता है। तो आपका यदि शाम को शिफ्ट है तो सुबह वाले शिफ्ट को यदि आप अच्छी तरह से देख कर जाते हैं तो उससे भी 2-4 क्वेश्चंस मिलने का आपको या बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है। तो फिलहाल चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होती है। कल भी इस टाइप की क्वेश्चन था। तो ये कुछ लेंस होता है, अपसारी उसमें दिया हुआ था, अपसारी अभिसारी करके दिया हुआ था। तो अपसारी लेंस यानी कि हम लोग बोल सकते हो उसको कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस, यानी कि इसकी फोकल लेंथ जो होती है निगेटिव होती है। अच्छा, निकट दृष्टि वाले दोष जो होते हैं भाई साहब, उसके लिए मैं बता दूं आपको, आप देख रहे होंगे जहां पर, जैसे देखिए दूर की जो है जो प्रतिबिंब आती है वो क्या होती है, रेटिना से पहले कट जाती है। दिख पा रहा होगा आपको, तो रेटिना से जो पहले कट जाती है तो इसलिए उसका दूर का जो चीज है स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, लेकिन नजदीक का चीज उसको आसानी से दिख जाता है। इसका 2 कारण, पहला कारण नेत्र गोलक का, या तो जो है नेत्र लेंस जो है उसका ज्यादा मोटा हो जाना, और या नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। ये दोनों कारण में जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है। और इसका उपचार यदि है तो अवतल लेंस से हम लोग करते हैं, यानी कि निगेटिव फोकस वाले लेंस से करते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटेल कोड i9 जो एक जनरेशन है, आपको अभी पता होगा, यह 21 प्रकार की है। तो ये प्रोसेसर है, ये क्या है, i9, i3, i7, i7 नहीं कहते, i11। तो अभी i11 तक गया हुआ इंटेल कोड का। तो ये प्रोसेसर है एक प्रकार का। हम लोग भी मोबाइल यूज करते हैं तो सारे प्रोसेसर में आता है। अभी डेस्कटॉप भी यूज हो रहा है, जो आपका लैपटॉप है सारे प्रोसेसर में होता है। तो i9 भी क्या है, एक लेटेस्ट प्रोसेसर है इंटेल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, महात्मा गांधी ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मतलब महात्मा गांधी कौन सा अधिवेशन था राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें कि उन्होंने अध्यक्षता की थी। मैं अध्यक्षता की बात तो छोड़िए सर, वो पहली और आखिरी बार वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में वो भाग लिए थे। वह अधिवेशन था बेलगांव का अधिवेशन। कौन का था, बेलगांव का अधिवेशन। 1924 ईस्वी में जब 39वें अधिवेशन हो रहा था बेलगांव का, तो उसमें जो है महात्मा गांधी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। अच्छा, बेलगांव है कहाँ पे, ये कर्नाटक में है, ठीक है। और यही बेलगांव है जहां से 1916 ईस्वी में तिलक जी भी होम रूल की जो है शुरुआत की थी, ठीक है। होम रूल आंदोलन के शुरुआत 1916 ईस्वी में तिलक जी इसी बेलगांव से किए थे। यह कर्नाटक में अवस्थित है। 39वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता की थी, और पहली और आखिरी बार की थी, इसके बाद कभी भी नहीं किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में लगाए जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। कल यही क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, और आज पूछा है कि जीएसटी का पूर्ण या रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म जानते ही होंगे आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो आप चलते हैं, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका सही आंसर है। लेकिन एक बार बता दो, जीएसटी का जो है एक स्लेब तैयार किया गया है, जिसमें कि 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, यानी ये 5 प्रकार के स्लैब है।
मतलब आपको 0.5%, 12%, 18% और 28%, 5 प्रकार के कर आपको देना पड़ता है, ठीक है। और जीएसटी को जो टैक्स देखिएगा कितने प्रकार के जीएसटी लगते हैं, तो जीएसटी मोट रूप से 4 प्रकार के लगते हैं। जैसे आईजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। उसके बाद तो एसजीएसटी, तो एस का मतलब स्टेट जो लगाता है जीएसटी वो हो गया। सीजीएसटी का मतलब जो है सेंट्रल लगाता है, और एक होता है यूटीएसजीएसटी, तो ये जो यूनियन टेरिटरी यानी कि जो संघ लगाता है वो होता है, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत ही सही जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव सर हैं। और जयदेव जी कहाँ किसके दरबारी थे? तो ये जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचयिता यानी गीत गोविंद को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन भारत में डैश वर्ष में आया था? मतलब कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वह 1946 ईस्वी को आया था, ठीक है, भारत में। और इसमें 3 सदस्य थे, और इनका मेन यही काम था कि भारत का जो एक तरह से इनको बोला गया कि जाइए भारत और भारत को आज़ादी के लिए हैंडओवर सारी चीज़ कर दीजिए। तो इसीलिए ये आया था 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग का एक तरह से जो है एक राष्ट्र, और 25 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को दोनों ने स्वीकार कर लिया था। मतलब 6 जून 1946 को, 6 जून को याद रखिए ना, 6 जून को मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकृत ले लिया कि ठीक है, जो कैबिनेट मिशन जो बात बोल रहा वो ठीक है, हम मानते हैं। और 25 जून को जो है 25 जून को राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस जो है वो भी क्या किया, इस चीज़ को मान लिए कि ठीक है, अब जब नहीं मान रहा, मुस्लिम लीग भी अलग होना ही चाह रहा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आया था 1946 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़े, बहुत सही क्वेश्चन जा रहे हैं हम लोग। 7वें नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सबसे पहले डैश द्वारा शुरुआत की गई थी? मतलब एक तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो है ये शुरुआत जो हुआ था मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। इसमें ही पहली बार 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव का आयोजन हुआ था। और मैं मुसलमानों से रिलेटेड है तो इसलिए मैं बता देता हूँ, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी, जो स्थापना किए थे कौन? आगा खां के नेतृत्व में स्थापना हुआ था इसका, ठीक है। बढ़ते हैं सर 8वां नंबर क्वेश्चन, शायद हम फास्ट क्वेश्चन को ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, और आज जो देखने में शायद दिक्कत है वो दिक्कत भी ना हो रहा होगा आपको। तो 8वां क्वेश्चन हमारा है, भारत के गणतंत्र दिवस 2020 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो उस समय जो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे हमारे, वो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। लेकिन 2021 और 22 में कोरोना के चलते आप भी जानते हैं ये कोई भी मुख्य अतिथि अभी फिलहाल शिरकत नहीं कर रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी 22 नंबर नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। डैश सार्क के सदस्य हैं? तो अच्छा, सार्क जो है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, SAARK, सार्क जो है एक दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन है, ठीक है। इसमें 7 सदस्य हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 देश मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ है। एशिया के सारे, दक्षिणी एशियाई के सारे देश है इसमें। तो इनका जो है सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो है इसका नहीं था, ठीक है। ये 7 में से जो होता सारे सदस्य हैं, और 3 को दिया होगा और चौथा अफगानिस्तान डाल दिया होगा ऑफ कोर्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के। बेरी एक रोग है जो डेक्स की कमी से होती है। आप जानते होंगे बेरी एक रोग होता है, और पढ़े भी होंगे जब आप विटामिन पढ़ रहे होंगे तो उसमें में आप बेरी को पढ़े होंगे। ये बेरी जो है विटामिन B1 के कमी से होता है, ठीक है। अब विटामिन B1 के कमी से होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन A और विटामिन B का जो खोज करता है वह है मैकुलन, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन A और विटामिन B का खोज करता मैकुलन। विटामिन, अच्छा, केमिस्ट्री का नाम भी पूछा जाता है, जैसे विटामिन A का नाम जो है रेटिनॉल है, विटामिन B का नाम जो है साइनोकोबाल्टमिन है, विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन D का नाम कैल्सिफिलोल है, और विटामिन E का टेकोफेरोल है, ठीक है। ये जो है आपके विटामिन के नाम है। कैल्शियम जो केमिकल नाम है, यानी कि इसको रासायनिक नाम भी बोल सकते हैं आप, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़े सर लेकर के क्वेश्चन नंबर 11। चलिए निकला जाए क्वेश्चन नंबर 11। एरोप्लेन निकलता है क्वेश्चन बन करके, है ना, अच्छा लगता होगा आपको भी। चलिए, नींबू
के रस का पीएच लगभग डैश है, मतलब नींबू के रस का पीएच का मान कितना है। तो लगभग में बात कर रहा है, तो आप 2 भी हो सकते हैं, 2.2 भी हो सकता है, 2.4 तक भी हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। तो लेकिन 2 के लमसम में था आंसर, तो 2 दे के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किससे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, तब तक मैं 11 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात कर देता हूं कि 11 नंबर क्वेश्चन में जैसे ब्लड का है पीएच मान वो 7.4 है, सी वाटर जो है खारा जल जो होता है खास करके उसका 8.4 होता है, लार जो होता है हम लोगों के उसका 6.5 होता है, दूध का 6.4 और हमारा यूरिन जो होता है उसका 6 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कुछ पीएच मान था जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किए गए थे, तो हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न नहीं मिले हैं। अदरवाइज जो प्रणब मुखर्जी हैं, नानाजी देशमुख है और भूपेंद्र हजारिका है, इसको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 13 की तरफ। ASCI डबल अंग्रेजी अक्षरों का एक संख्या के रूप में प्रदर्शन के लिए कोड है। इस कोड इसका जो संक्षिप्त फॉर्म है इसका क्या मतलब है, मतलब ये संक्षिप्त फॉर्म का पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है, किसका है ये। तो ये है सर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का ये संक्षिप्त फॉर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। नवंबर 2020 तक भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। नवंबर 2020 तक भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे और फिलहाल अभी भी वर्तमान में वही शिक्षा मंत्री भारत के हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ कूच करेंगे। पाइथन एक क्या है, पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर या प्रोग्राम किया जाता है इस भाषा से, जैसे जावा है वगैरह है, तो उसी प्रकार से पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। 16 नंबर क्वेश्चन है समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार निम्न में से, मतलब निम्न में से कहां तक है। तो इसका जो विस्तार था प्री नर्सरी से कक्षा तक जाता है, ये जो उस टाइप की जो बीच वाली कक्षा होती है उसको हम बोलते हैं समग्र शिक्षा का विस्तार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगेगा आपको क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स से क्वेश्चन डाला हुआ था। 2019 के एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें साइंस से क्वेश्चंस बहुत कम देखने के लिए मिला था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 40 क्वेश्चन में बहुत कम साइंस से क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है आपको। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप डी का क्वेश्चंस फिर लेंगे तो उसमें देखिए कितना सारा क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में साइंस से पूछा जाने लगा था। ठीक है, तो एक सामंजस्य आपको बैठा कर रखना पड़ेगा, तैयारी आपको जो करना है वह एकदम क्या करते एकदम मिला करके चलना है आपको। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से है। अधिकतम प्रतिरोध मतलब मैक्सिमम प्रतिरोध आपको पाना है जो 1/4 ओम के प्रत्येक के 4 प्रतिरोध का उपयोग करके किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि 1/4 ओम का आपको 4 प्रतिरोध है, उससे आप मैक्सिमम प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे पाएंगे। तो देखिए जब मैक्सिमम प्रतिरोध किसी भी आउटपुट से निकालना है आपको तो उसको आप सीरीज में जोड़िए। कैसा जोड़िए, श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़िए। तो जब आप सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो 4 है यहाँ पे, तो 4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो टोटल 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको मिनिमम प्रतिरोध पाना है तो आप क्या कीजिए उसी को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए पैरेलल सीरीज में, जहां पे 1/R इक्वल टू होता है बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, आगे बढ़े दोस्त, बहुत सही जा रहे हैं आप। तो 18 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने में रखेंगे। इसरो ने फरवरी 2007 में डैश लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। ये तो हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इसरो ने ऐसा कारनामा किया कि सच में इतिहास रच दिया था। इसरो ने क्या किया था, एक ही उड़ान में 104 उपग्रह को छोड़ा था। सोचिएगा कि इतना, यहां तक कि नासा जो है ना अमेरिका का, उसके भी उपग्रह को लेके ये चला था साथ में। तो ये इतिहास तो सच में रचा था। और ये जो है जो लेके चला था, जो लॉन्चिंग लॉन्च क्या बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है वो था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स C-37 था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपको, 104 उपग्रह को लेकर उड़ने वाला व्हीकल्स जो था या लॉन्चर जो था वो लॉन्चर था PSLV C-37। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आगे भी दोहराया जा सकता है। ये बड़ा ही हमारे लिए गर्व की बात था उस समय में। हाँ, उसके बाद एक थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन हम बीच बीच में लेकर के आते रहते हैं, है ना। कहता है कि अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है ना तो सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करें।
सच बात है कि यदि आप सक्सेस पाना चाहते हैं लाइफ में, तो सबसे बड़ी चीज़ है लक्ष्य है, टारगेट है। यदि आप टारगेट नहीं आप निर्धारित कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा जीवन में कुछ अच्छा करने से रुक सकता है आपके लिए। लक्ष्य का मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि हम 5 साल वाले बाद लक्ष्य को निर्धारित करें। यदि आप सुबह जब जगते हैं तो सुबह में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित कीजिए शाम तक का, कि मुझे शाम तक में क्या क्या अपने जीवन में करना है। बस इतनी छोटा लक्ष्य को पूरा जो है जिंदगी मतलब सॉरी दिन जो है आप उसी में लगा दीजिए उसको पूरा करने में। बस इतना छोटा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो शाम तक में आप क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है, हासिल कर सकते हैं। और आप यदि ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो सच बताते हैं आपको, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं दोहराता हूं, अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहला लक्ष्य को निर्धारित करें। भाई साहब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस लेकर के। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा जो ये है नवाबों का शहर लखनऊ में है ना। और लखनऊ के लिए भी जो है जानते ही यूपी का चुनाव है, गर्मा गर्म माहौल है, योगी जी हो रहे हैं, यूपी प्लस योगी बराबर मोदी जी बोलते हैं उपयोगी है, अखिलेश जी बोलते हैं सर अनुपयोगी है। तो क्या कौन है उसको नहीं लेकर हमें पढ़ना है, हमें यह जानना है कि भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थान लखनऊ में स्थित है और यूपी की राजधानी भी लखनऊ है। यूपी की सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है। यूपी में टोटल 75 जिला है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 यानी कि 31 है, और विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसकी टोटल सीट 403 है, जिसका 7 चरण में चुनाव होगा। 10 फरवरी से लेकर के चुनाव शुरू होगा और 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। काश हम लोगों के साथ भी ऐसा होता कि 1 महीने तक में रिजल्ट हमारे हाथ में होते। ये नेता लोग ही बस की बात है कि जो 1 महीने के अंदर में रिजल्ट हाथ में लेकर के शासन प्रशासन संभाल लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। भारत के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, भारत में सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग जो है अटल सुरंग है। अटल सुरंग भारत का ही नहीं जो दुनिया का सबसे बड़ा लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, यह जो है मनाली को लेह से जोड़ता है और पहले जो इसका नाम था रोहतांग सुरंग नाम था इसका। ठीक है, सबसे, और ये 3 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नहीं है? सूर्य मंदिर कोणार्क, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, रानी की वाव पाटन, जंतर मंतर नई दिल्ली। तो इसमें से कौन सा यूनेस्को के विरासत में नहीं शामिल है? तो आप जानते हैं जंतर मंतर नई दिल्ली जो है खास करके ये शामिल नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये सारे यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल में शामिल है। अभी तक में टोटल भारत में 40 जो है स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। 40वां जो है सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ है वो हमारा धौलावीरा हुआ है, 2021 में ये शामिल हुआ है, बहुत ही करेंट है तो याद रखिएगा। 40वां जो है शामिल होने वाला धौलावीरा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बन सकता है आपके एग्जाम में। 22 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है सर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है डैश, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये ब्रह्मोस है। ठीक है, ब्रह्मोस के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसके आने से हमारे देश का एक तरह से समझते हैं रीढ़ जो है मजबूत हो गया है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है ये भारत के डीआरडीओ और रूस का एनपीओ दोनों को मिल करके एक तरह से इसका निर्माण किया गया। और 290 किलोमीटर का इसका भेदन क्षमता है। यहां तक कि आप ये जल में भी काम कर सकता है और स्थल पे भी काम करता है, हवा में भी मारता ही है। तो मतलब एक तरह से समझते हैं ना ये सब जगह फिट बैठ सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन बतूता एक प्रसिद्ध यात्री डैश के मूल निवासी थे, मतलब ये कहाँ के इन बतूता थे? तो ये मोरक्को के निवासी थे। और इन बतूता आपको पता होगा कि किसके शासन काल में ये भारत आया था? तो यह एमबीटी के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस जो है खास करके 2020 का मेजबान देश कौन सा था? तो मेजबान देश आपको पता है कोलंबिया था। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है।
लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस तो मैं बता ही सकता हूं, ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हमारा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको वीडियो कल मिलेगा तो कल 11 जनवरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25, जातक कथाएं डैश से संबंधित है। तो जातक कथाएं जितनी भी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के जो मेन है वो हम उसको जानते हैं, महात्मा बुद्ध को जानते हैं। महात्मा बुद्ध से एक दो क्वेश्चंस बनता है। उसका जन्म यदि बात कीजिएगा तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 किसने जीता था। तो 2020 का IPL जो जीता था वो मुंबई इंडियंस जीता था। लेकिन 2021 का जो IPL है वो CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके जीता था। है अभी मतलब जस्ट पीछे। तो अब 2022 वाला होने वाला, तो देखते हैं 2022 वाला कौन जीतता है ना। 27 का क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर है तापी। ठीक है, और भी अन्य नदियां हैं जैसे नर्मदा है, सिंधु है, ये अरब सागर में गिरती है। आगे नंबर क्वेश्चन है 8 नवंबर 2016 को ये दिन तो सबको याद होगा है ना, जब विमुद्रीकरण किया गया था, मतलब नोटबंदी की घोषणा की गई थी, तब भारतीय रिजर्व के गवर्नर उस समय में कौन थे, है ना। आज से मित्रों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद, है ना। तो उस समय भारत के जो भारत के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान जो है भारत के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो 25वां स्थान पे है। और साथ ही बता दूं मैं RBI के बारे में, तो RBI का स्थापना कभी कभी पूछा जाता है, तो 1 अप्रैल 1935 याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश में स्थित है। कल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। देखिएगा क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पुराना टाइगर रिजर्व या सबसे पहला टाइगर रिजर्व पार्क है। ठीक है, और अभी टोटल 53, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, टोटल 53 टाइगर रिजर्व एरिया है या नेशनल पार्क है या उद्यान है जो भी है, जिसमें से 53वां जो है गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय आप भी जानते होंगे पेरिस है। यूनेस्को है क्या एक्चुअली में, तो यूनेस्को जो है यूएनओ का एक हिस्सा है। ठीक है, जिसका उत्तरदायित्व है शिक्षा, संस्कृति और समाज विज्ञान और प्रकृति के माध्यम से दुनिया को शांत बना करके रखने का काम यूनेस्को का है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त यदि बैठक की अध्यक्षता करना पड़ जाए तो कौन करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा। तो उस समय में लोकसभा के अध्यक्ष ही उसका अध्यक्षता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं, यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टू जादूगुड़ा होगा, और जादूगुड़ा राजस्थान में है जहां से यूरेनियम की खनन काफी भारी मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 हम आएंगे, ब्रायोफाटा का कौन सा पौधा है, मतलब इस कैटेगरी के जो है कौन सा पौधा है। ऑप्शंस के अनुसार से मर्चेंटिया वहां पे था, तो यहाँ को ऑप्शन से मर्चेंटिया के साथ जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु यानी जो है यह इसरो की डैश एक है। तो ये जो है एक्चुअली में इसरो की मार्केटिंग शाखा है। ठीक है, कुछ और नहीं, ये इसरो की मार्केटिंग शाखा है। 35 नंबर क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, हुमायूंनामा डैश द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। जो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की ये क्या है, बेटी है। ठीक है, इन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की थी। नवंबर 2020 तक भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो नवंबर 2020 तक जो भारत में कुल समझ रहे टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है, और वर्तमान में अभी भी 25 ही है। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को 25वां हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 37 नंबर की तरफ आएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं।
सभी आदमी वेल नोन होंगे बाबा भीमराव अंबेडकर से। B.R. अम्बेडकर जी को हम लोग जानते हैं और इसे ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इसे संविधान के जनक भी जाना जाता है। कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण से होने वाला रोग टाइफाइड है ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू, लेकिन और भी रोग है जैसे कि टिटनस, टीबी, कुष्ठ, सिफिलिस, डिप्थेरिया, हेजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये सब जितने भी रोग है ये बैक्टीरिया जनित है, यानी कि ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चंस के साथ आएंगे हम आपके साथ। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। तो उसी प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। ठीक है, चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद डैश के बीच है। तो कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवादित है। ठीक है, तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन हमने किया। उसके साथ हम आपको जो ये इस टाइप की जो आप वीडियो देखते हैं जब आप अपने को, तो थोड़ा सा अपने आप को आप एनर्जेटिक महसूस कीजिए, थोड़ा सा मोरल सपोर्ट भी दीजिए और उस पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलिए जरूर कि जो आपके लिए कुछ इतना तक करते हैं। ठीक है, और वक्त पे जो है सही कुछ करने का काम कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते हैं वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं, है ना। एक बहुत ही अच्छा सा कोट्स है आपको थोड़ा सा झकझोरने के लिए कि यदि आप सही वक्त पे सच में मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आप जिंदगी भर दूसरे की गुलामी करते रह जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब चाहे वो जिंदगी दूसरे के गुलामी का मतलब खुद अपनी जिंदगी का गुलाम बन जाएंगे आप। ठीक है, एक हम लोगों को बार बार हम सबको बोलते थे कि आपको जिंदगी कुछ मतलब आप जिंदगी में कुछ करने के लिए सीख जाइए, नहीं तो जिंदगी आपको बहुत कुछ करने के लिए सिखा देगी। ठीक है, तो ऐसा हमको जिंदगी ना सिखाए मुझे जीने के लिए, इसलिए हम खुद को जिंदगी से जीने के लिए सीख सकते हैं। तो इसलिए सही समय पर वक्त पे हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। यदि हमारे वीडियो आपके साथ 8 बजे आता है तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप 1 से 40 तक क्वेश्चंस को बनाएं। बनाने के साथ साथ आपको यदि क्लास अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे, साथ ही आप कमेंट करेंगे कि ये क्लास कैसा लगा और कितना आपका 40 में से क्वेश्चंस सही हुआ। हमें और फीडबैक भी देंगे कि सर क्लास में ये चीज़ इम्प्रूव कीजिए, इस क्लास को आप ऐसे कीजिए, या इसमें ये सही था या ये गलत था। और यदि आपको इतना चीज़ आप मेरे लिए करते हैं तो आप 100% शेयर जरूर भी कर देंगे दोस्तों के साथ, जिससे कि नए दोस्त जुड़ेंगे तो हमारी मनोबल जो है थोड़ी सी बढ़ती है। हमारा वीडियो फिर से मैं टाइमर आपको याद दिला दूँ, सुबह 8 बजे आपके साथ आ जाता है। तो डोंट मिस दिस वीडियो। सो वीडियो नहीं मिस करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल वाला आइकन जो है उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपको आते ही आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन अलॉट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद